ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, एक और बजट का बड़ा अहम जुज़ होता है और वो डिफेंस बजट है, जिस पर पाकिस्तान में एक ख़ास सेगमेंट क्रिटिसाइज़ भी करता रहा है कि हमारे यहाँ डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है और 70-75% जो है वो तो पाकिस्तानी फ़ौज खा जाती है और बाकी को 25-30% बचता है पाकिस्तान के ऊपर ख़र्च करने के लिए। तो ये जो नए साल का दिफाई बजट है, इसमें जो हमारा नेशनल बजट है उसका 16% और जीडीपी का शायद 2.8% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे डिफेंस बजट के लिए रखा गया है। और जिसमें से आर्मी का जो डिफेंस बजट है वो नेशनल बजट का कुछ 7% है। तो ये कम अच्छा, ये भी जहन में रहे कि पिछले साल बजट नहीं बढ़ाया गया था आर्मी का। ये पिछले साल भी नहीं बढ़ाया गया था, बल्कि अगर आपको याद हो तो उससे पिछले साल भी तीनों जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान थे उन्होंने रजाकाराना तौर पे इसमें इजाफा लेने से इनकार कर दिया था। ये जो एक मिसपरसेप्शन थी कि शायद दिफाई बजट जो है वो सबसे बड़ा चंक होता है, वो ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा है वो कर्ज़ों की अदायगी है, वो कर्ज़ों पे सूद की अदायगी है। और जैसा कि आपने नंबर्स दिए कि इस वक्त जीडीपी का टोटल 2.8% है, जो कि ओवरऑल डिफेंस बजट है। मैं चूँकि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और बहुत से ऐसे फोरम्स में बैठता हूँ यहाँ पे कि मुझे अब मालूम होता रहता है कि जो हमारी मसल्ह फ़ौज हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं सिविलियन जो फंक्शंस हैं। तो 2018 के बाद जो कोलिशन सपोर्ट फंड की बंदिश के बावजूद आप देखिए कि ना सिर्फ दफाई जो ज़रूरियात था उनको मुल्की वसाइल से पूरा किया गया, बल्कि कोरोना से निपटने के लिए, लोकस से निपटने के लिए, ये इस तरह की जो सिविलियन ड्यूटीज़ थी आर्म फोर्सेस के लोगों ने, उसके लिए कोई एडिशनल अलाउंसेस जो हैं वो नहीं लिए। और ये हमें इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस वक्त अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें और आज अगर आप अखबार में एहसन इकबाल साहब का बयान देखें तो उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि इंडिया में ये तकरीबन ये बजट जो है उनकी मुसल्लह फ़ौज का वो 26 से 27% बढ़ चुका है, जबकि हमारे यहाँ तकरीबन उसको बेयर मिनिमम लेवल पे रख के मुल्क की जो मुसल्लह फ़ौज हैं वो उस ज़रूरत को पूरा कर रही है। क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब इसकी देखिए, डिफेंस बजट की जो स्पेंडिंग है ये ऑब्वियसली ये मैंडेटरी स्पेंडिंग है, ये पार्ट एंड पार्सल है। इसके बगैर जारी बात है हमारी स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती, हमें अपने दिफा पे पैसा खर्च करना है। तो ये जो फिर एक फिगर कोट की जाती है जिस 70% 75% पाकिस्तान की फौज पैसा खा जाती है, ये एग्जैजरेटेड है या इस बजट के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री बजट आ जाता है वो इसमें शामिल नहीं होता, कोई पेंशन का बजट है वो इसमें शामिल नहीं होता? ये फिर इतना बड़ा ये प्रोपेगेंडा है या ये एक फैक्ट है, बट वो फैक्ट अंडररेटेड है? देखिए मेरे पास ये एक प्रोपेगेंडा है और ये शायद लोगों को चूँकि इसकी समझ नहीं है। अब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कोई भी इंसान कुछ भी बोल दो फिर वो सीना गजट में आगे से आगे चलता जाता है। जो अंडरकवर बजट है वो अगर आपके पास टोटल जब साल शुरू होता है तो हमें मालूम होता है कि अच्छा जी इस वक्त हमारे पास 4.4 ट्रिलियन रुपीज़ हैं और हमें ये भी पता है कि इसके ऊपर मोर देन 3 ट्रिलियन का हमें कर्जा लेना है ताकि हम जो है पहले कर्ज़ों की अदायगी कर सकें, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो दे सकें तनख्वाहों की शक्ल में। उसी में से हमें डिफेंस को भी पूरा करना है, उसी में डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस भी हैं। तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक फ़ोटो कॉपियर पड़ा है जिसमें कि आप नोट छाप छाप के देते जा रहे हैं। तो इस परसेप्शन की इस्लाह होना जो है वो ज़रूरी है। यानी अमन की ख्वाहिश रखना और चीज़ें, और हमें बिल्कुल एक पुरअमन मुआशरे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो अपने दफा की ज़रूरतें हैं उनको मीट करना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक पुरअमन बकाए बाहमी ख्वाहिश रखना। और मैं पुरअमन बकाए बाहमी की ख्वाहिश रखते हुए ये चाहता हूँ कि हमारा दफा जो है वो कमज़ोर ना हो। राइट, वेरी ट्रू। डॉक्टर वकार साहब, आखिरी 1-2 सवाल। कोरोना ऑब्वियसली जब तक ये वबा मौजूद है, जब तक हम वैक्सीनेट नहीं कर लेते अपनी सारी पॉपुलेशन को, तब तक पाकिस्तान बैक टू नॉर्मल नहीं जा सकेगा। हमारे यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी, सोशो इकनॉमिक एक्टिविटी उस तरह से वापस थ्रॉल नहीं कर सकती है। तो 1.1 बिलियन डॉलर्स रखे गए हैं वैक्सीन खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, और 100 बिलियन डॉलर को एमरजेंसी फंड के लिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसी एमरजेंसी आए, बट ये जो स्पेंडिंग ऑन वैक्सीन की इंपोर्ट के ऊपर है 1.1 बिलियन डॉलर, क्या ये कम है या ठीक है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए?
और जो टारगेट है वो गवर्नमेंट का है जून 2022 तक, यानी बाय द नेक्स्ट ईयर, इसी महीने जब हम बात कर रहे होंगे तो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो 10 करोड़ लोग अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो उसके बावजूद फिर हमारे पास तकरीबन 13-14 करोड़ लोग मजीद होंगे जिनको वैक्सीनेट करना होगा। तो ये तो फिर मजीद हमको 3-4 साल का मंसूबा बना रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है एक बहुत ही कंस्ट्रेंड बजट में से ये स्पेस जो है वो निकाली है कि कोविड के लिए जो है और वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए और दूसरे मेडिकल सॉल्यूशंस के लिए पैसे रखे जाएं। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पैसे जो हैं ये काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो ये एलोकेशन रखी है ये अपनी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को देखते हुए रखी है। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि ना सिर्फ आपको ये बजट एलोकेशन प्रोटेक्ट करनी होगी, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो इस बजट को स्पेंड करने के लिए प्रोसेस और सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट में, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके पास पिछले साल जो है इससे कम अमाउंट था और आप वो भी स्पेंड नहीं कर सके। इस वक्त तमाम सूबों ने 2020-21 के बजट में आपको याद होगा कोविड एमरजेंसी फंड मांगा था, और वफाक का भी था। कोई भी सूबा और वफाक जो है वो पूरी तरीके से कोविड एमरजेंसी फंड जो था उसकी टाइमली रिलीज को इंश्योर नहीं बना सका, और ये था भी एमरजेंसी फंड जिसका मतलब था कि इसकी एमरजेंसी डिसबर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो महज एलोकेशन काफ़ी नहीं होगी, वो प्रोसेसेस, वो प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, वो स्पेंडिंग सिस्टम्स जो एमरजेंसी फंड को एक्सेस करने के लिए चाहिए, उनको भी इम्प्रूव करना होगा। देखिए, इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वक्त कोविड की सिचुएशन से। जैसे सिचुएशन बेहतर होगी, इकोनॉमी आपकी खुद ब खुद सरवाइव भी करेगी और ग्रो भी करेगी। अगर कोविड की सिचुएशन वर्स्ट होगी तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी। मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा था कि ये स्पेंडिंग क्या इस वक्त ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए थी कि इसको और बढ़ाया जाता, ताकि हम 10 करोड़ लोगों का टारगेट रख रहे हैं तो हम इसको 13-14 करोड़ लोगों तक लेके जा सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इनफैक्ट जो हेल्थ की तरफ से और प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो बजट प्रपोजल्स थे उसमें तो ये भी था कि जो आपको इस वक्त कोविड के बाद एक नया लाइफस्टाइल है, कुछ नए नॉर्म्स हैं जिनके साथ आपको जीना है, जो बिहेवियरल चेंज है उसके लिए आपको इस वक्त पॉपुलेशन वाइड कैंपेन्स की ज़रूरत है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री के अंदर आपने जो SOPs इम्प्लीमेंट कराने हैं, एग्रीकल्चर में आपने फार्मर लेवल तक जो SOPs इम्प्लीमेंट कराने हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने बिहेवियरल चेंज की मद में स्कीम्स जो हैं वो सबमिट कराई थी, एंड वी होप कि उनके लिए जो है गवर्नमेंट आने वाले बजट्स में स्पेस ढूंढ पाएगी। राइट। आखिरी सवाल डॉक्टर क़य्यूम सुलैरी साहब, ज़रा आमियाना ज़बान में, लेमैन लैंग्वेज में लोग ये फिगर्स को और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझते, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और वो सीधी सीधी बात जानते हैं कि भाई हमारा पेट भर रहा है या नहीं भर रहा। अगर हमारे पास पहले मोटरसाइकिल था तो क्या अब हम गाड़ी खरीद सकने के काबिल हो सकेंगे या नहीं। अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हम इसको किसी बेहतर प्राइवेट स्कूल में ले जा सकते हैं या नहीं। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इन दी एंड तो ये बजट, इकोनॉमी, सबका मकसद क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव ना हो तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये सिर्फ एक रस्म है जो हर साल अदा की जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से बताएंगे जो अगला साल हमें नज़र आ रहा है, चूँकि ये बजट अगले साल के हवाले से है, सारा जो साल हमने गुजारना है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय द एंड ऑफ 2022 कहाँ नज़र आती है? देखिए अमीर, जो इस वक्त बजट में फील गुड फैक्टर्स हैं वो तो तकरीबन तमाम मौजूद हैं, और इससे यकीनन क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए। इसमें जो एक कैविएट है और जो वो बजट में अब नहीं रहा, वो है एनर्जी की कीमतें। एनर्जी की कीमतें जो हैं वो ओगरा डिटर्मिन कर रही होती है, वो नेपरा डिटर्मिन कर रही होती है, और वो इंटरनेशनल मार्केट से मुंसलिक हैं। आप देखिए कि वज़ीर आज़म ने पिछले चंद माह से पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ाने से मुसलसल इनकार किया, और इस दौरान में पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो कल की कीमत जो है वो $71 पर बैरल थी, और ये नवंबर में यही कीमतें $30-35 पर बैरल पे फिर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।